हेलो स्टूडेंट, मैं मेराज खान स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एलिडिंग शिक्षा द्वार में। गाइज, हमारी एक सीरीज चल रही है एमयू बीएड को लेकर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल सीरीज है, क्योंकि ये एमयू क्या करता है कि अपने क्वेश्चन को रिपीट करता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एज इट इज उठाता है, इसलिए आपको बहुत हेल्प करेगा। क्वेश्चन अगर कुछ आते हैं तो आपको इजिली, क्योंकि आपने सॉल्व किया हुआ होगा, तो आप वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में आप अच्छे से उसको टिक कर पाएंगे। क्लियर। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अगर मैं कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक टाइम से पहुंच जाए। गाइज, मैंने आपको बोला था कि टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट को सॉल्व करते टाइम अपने आप को क्या मान लेना है, टीचर मान लेना है, एक आइडियल टीचर। आइडियल टीचर कौन होता है? जो कि जिसे स्टूडेंट क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं, उसकी हर चीज को अपने लाइफ में उतारने की कोशिश करते हैं, वो आइडियल टीचर होता है। ठीक है। आइडियल टीचर में कुछ क्वालिटी होती है, टाइम पर वो आता है, बच्चों को समझता है, बच्चे की अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करता है। वो भले से उसका एजुकेशनल फील्ड में हो या फिर कहीं कहीं देखने को मिलता है कि वो अब उसकी पर्सनल प्रॉब्लम अगर कोई है तो टीचर को क्या चाहिए कि उसको सॉल्व करे। ठीक है। तो ये एक आइडियल टीचर की निशानियां होती हैं, ये आपके अंदर होना चाहिए। टीचिंग एप्टीट्यूड को सॉल्व करते टाइम अपने आप को एक ऐसा ही टीचर मान लेना है। तो हम लास्ट वीडियो में जो है हमारी रिकॉर्डिंग चलते हुए रुक गई थी और 14th क्वेश्चन वहां पर कर रहे थे, तो मैं वहीं से अब कंटिन्यू कर रही हूँ। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। तो देखिए, कुछ क्वेश्चन यहाँ से थ्योरी से भी उठाए जाते हैं और कुछ क्वेश्चन जो है कंसेप्ट बेस होते हैं, सेंस बेस पे होते हैं। तो ऐसे घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। ये क्वेश्चन की जो नंबर होते हैं बहुत कम होते हैं जो थ्योरी से पूछे जाते हैं। तो इसमें आपका कुछ ये नहीं कि बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक पढ़ने लगे आप बीएड की, ये आपका जो है बीएड में पढ़ाया जाएगा सब। और ये मैं क्वेश्चन बता दूं आपका, ये 14th में जो क्वेश्चन है ये उठाया गया है बीएड में। एक थ्योरी दी है ब्लूम्स। ब्लूम्स साहब जो है, जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपनी जो है कुछ लेवल बताए थे कॉग्निटिव कॉग्निटिव एबिलिटी के। तो इसको बोला जाता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ठीक है। उनको इनके लेवल जो इन्होंने दिए उनको क्या बोला जाता है? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। जो हम जो है बॉटम से स्टार्ट करते हैं, उनका कौन कौन सा लेवल था, आप आराम से ये कर पाएंगे। और जो भी मैं बताती हूँ आपको अपने नोटबुक में लिख लेना है। तो सबसे नीचे जो था, सबसे जो लोएस्ट लेवल था उनका, नॉलेज। नॉलेज से जो ऊपर का लेवल था उनका, वो था कंप्रीहेंसिव। और कंप्रीहेंसिव को दूसरे नाम से और जानते हैं अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। इससे ऊपर का लेवल था, जिन्होंने जो नाम दिया था वो था एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ये वो नहीं जो हम कॉलेज या कहीं भी देते हैं, शिकायत पत्र नहीं है ये एप्लीकेशन है, अप्लाई करना। ठीक। उसके बाद में एनालिसिस। अभी मैं बताती हूँ, पहले आप ये लिख लिए एनालिसिस। एनालिसिस के बाद में सिंथेसिस। बाद में नहीं, मतलब इसका हम ऊपर को चलेंगे तब ये आता है सिंथेसिस। और सिंथेसिस के बाद में आता है इवेल्युएशन। क्लियर। ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कहलाती है। और इसमें कुछ ब्लूम टैक्सोनॉमी का ये ट्राइंगल शेप में आ जाएगा। नॉलेज का मतलब, पहले हमें किसी भी चीज की नॉलेज चाहिए होती है, कंप्रीहेंसिव, फिर उसको हम उसको समझते हैं, फिर उसको हम अप्लाई करते हैं। फिर अप्लाई करने के बाद में एनालिसिस करते हैं कि आखिर हमने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। फिर उसके बाद में सिंथेसिस। क्या हम एनालिसिस क्या होता है, अलग अलग चीजें, अलग अलग उसका एक एक पार्ट करके समझना। और सिंथेसिस होता है कि उसको सारे पार्ट्स को मिलाकर समझना। ठीक है। फिर हम करते हैं इवेल्युएशन। इवेल्युएशन क्या, हम कितने जो हमने सीखा है या फिर उसको हमने समझा है, फिर उसको हमने अप्लाई किया है, फिर उसको हमने एनालिसिस किया, सिंथेसिस किया, हम उस फील्ड में कितने सक्सेस हुए। ठीक है। हम उस फील्ड में कितने सक्सेस हुए और कितने हमें जो है अभी सीखने की और जरूरत है, ये कहलाती है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें हाईएस्ट क्या है। हाईएस्ट क्या है? ये है लोएस्ट हमारा नॉलेज, और इवेल्युएशन है हमारा हाईएस्ट। तो हमारा आंसर हो गया इवेल्युएटिंग। ऐसे ऐसे जो भी थ्योरी से क्वेश्चन आएंगे, मैं ऐसे ही हिंट्स आपको देती रहूंगी, आपको नोटबुक में इसको लिख लेना है, बहुत हेल्पफुल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पस ऑफ लर्निंग इज।
देखिए अगर आप एज ए लर्नर इसको देखेंगे तो अच्छे से कर लेंगे, एज ए टीचर अगर आप देखेंगे तब और भी अच्छे से कर लेंगे। द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पज ऑफ लर्निंग इज, लर्निंग का जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पज क्या है? ऑप्शन ए है सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस। इससे पिछली क्लास अगर आपने देखी होगी तो मैंने अच्छे से आपको बताया है कि कैसे हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। जो हमारा क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, उसको हमें सबसे पहले एलिमिनेट कर देना है। फिर बाकी जो ऑप्शन बचे हैं हमें उस पर वर्क करना है। तो इसका अगर हम एक ही बात करें तो सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस, देखिए अगर पर्पस लर्निंग का सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस होगा तो सारे नेता ही बन जाएंगे, ठीक है। बाकी ना कोई टीचर बनेगा ना कोई कुछ बनेगा, सब नेता ही बन जाएंगे। तो इससे मैं नहीं इत्तेफाक रखती, ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। पॉलिटिकल अवेयरनेस ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई टीचर पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं रखता तो वो अपने स्टूडेंट को लर्निंग प्रोसेस नहीं करा पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, उसके मॉडिफिकेशन कर देना, उसके बिहेवियर को मॉडिफिकेशन मतलब मॉडिफाई कर देना, चेंज कर देना। जैसे वो क्लास में आज आया था वो ऐसा नहीं है, क्लास में जब बच्चा आया और क्लास के बाद में जब बच्चा गया तो उसमें क्या चेंजिंग आया, क्या उसके बिहेवियर में चेंजिंग आया, तो ये इसमें बताने की कोशिश हो रही है। फिर है सी पर्सनल एडजस्टमेंट, जो पर्सनल एडजस्टमेंट करता है। कुछ बच्चे होते हैं जो घुलना मिलना पसंद नहीं करते, कुछ होते हैं कि घुलना मिलना इतना पसंद होता है कि उनको बस बाहर ही रखे जाओ, तो ये इस टाइप का। और डी है प्रिपेयरिंग वन सेल्फ फॉर एम्प्लॉयमेंट, उसको प्रिपेयरिंग करना किसी को एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए। देखिए अगर हम एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो उसमें एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, लेकिन कहाँ, ओवरऑल डेवलपमेंट में। बच्चे का जब ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है तो उसे किसी एग्जाम के लिए पेपर नहीं किया जाता, किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए पेपर नहीं किया जाता, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। और जब ओवरऑल डेवलपमेंट होगा तो एम्प्लॉयमेंट तो खुद वो अपना कर लेगा, ठीक है, वो इस लायक हो जाएगा कि अपना एम्प्लॉयमेंट वो कर पाए। तो ये नहीं होगा आंसर हमारा, ओवरऑल डेवलपमेंट में ये आ जाता है। पर्सनल एडजस्टमेंट, पर्सनल एडजस्टमेंट की बात करें तो ये लर्निंग का पर्पज नहीं है। हमारा ऑप्शन बनता है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। बिल्कुल, अब देखिए इसमें एक दो ऑप्शन आपको लग सकता था कि ये भी हो सकता है, जैसे अब प्रिपेयरिंग वन सेल्फ फॉर एम्प्लॉयमेंट, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे वर्ड देके एग्जामिनर कंफ्यूज करता है एम्प्लॉयमेंट वगैरह, आपको इसमें नहीं पढ़ना है। एम्प्लॉयमेंट निगेटिव वर्ड माना जाता है। एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर किसी को तैयार कर रहे हो, किसी बच्चे को, तो जरूरी नहीं है वो, अगर वो उसमें फेल हो गया जिसमें आप पेपर उसको कर रहे हो, तो वो कुछ भी नहीं करने लायक होगा। ओवरऑल डेवलपमेंट अगर आप उसका करोगे, ओवरऑल डेवलपमेंट अगर उसका करोगे तो इसमें उसका एम्प्लॉयमेंट शामिल होता है। ठीक, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, अब इसको ये क्वेश्चन कैसे हमारा सही हुआ ये वाला ऑप्शन। देखिए अगर लर्निंग लर्निंग होता है सीखना, और जब हम कोई चीज सीखते हैं तो हमारा बिहेवियर वैसा नहीं रह जाता। अगर कोई बच्चा है स्कूल में बैठा है, वो क्लास में बैठा है और उससे जो है एबीसीडी याद नहीं होती, मतलब एबीसीडी उसके याद नहीं है जब वो घर से आया, लेकिन आपने उसे क्लास में एबीसीडी उसे याद करा दी, एबीसीडी याद करा दी, अब वो घर जाता है तो एबीसीडी अपनी पेरेंट्स को सुनाता है, तो ये क्या हुआ, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, क्योंकि पहले उसे एबीसीडी नहीं आती और अब वो एबीसीडी सुनाता है। तो यही लर्निंग का प्रोसेस है, यही उसने सीखा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास आर वीक द टीचर शुड, तब टीचर को क्या करना चाहिए? एज ए टीचर आपको सोचना चाहिए कि अगर आप उस क्लास में हैं और आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे वीक हैं, तब आप उसे कैसे हैंडल करेंगे? ऑप्शन ए, इग्नोर ब्राइट स्टूडेंट। इसमें बताया गया है कि जो क्लास में स्टूडेंट है मेजोरिटी में वीक है, ना कि सब वीक है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, ब्राइट स्टूडेंट को इग्नोर कर देंगे। ऑप्शन बी, फोकस ऑन वीक स्टूडेंट्स ओनली, तो वीक स्टूडेंट पर फोकस करेंगे ओनली। या फिर ऑप्शन सी, फोकस ऑन ब्राइट स्टूडेंट ओनली। या फिर ऑप्शन डी, फोकस ऑन एंटायर क्लास विद एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट। देखिए हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो हम ट्रिक क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड की ट्रिक है कि अगर कहीं पर इग्नोर वर्ड आपको दिखे, अगर आपको कहीं ओनली वर्ड दिखे, अगर आपको कहीं फोकस वर्ड दिखे, फोकस किसी एक पर फोकस, ठीक, किसी एक पर, पूरी एंटायर क्लास पे नहीं, किसी एक पर फोकस, किसी एक बच्चे पर फोकस या एक कम्युनिटी पर फोकस, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारे निगेटिव वर्ड होंगे, निगेटिव वर्ड होंगे और ये हमारे ऑप्शन को वीक बनाएंगे और ये हमारे ऑप्शन नहीं होंगे। अब आप तीनों में से देखिए, और ये इसी में काम नहीं करेगा, और जो भी ऑप्शन आएंगे उसमें अगर इग्नोर है, ओनली है, फोकस है, तो हमारा वो हर ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा।
तो इग्नोर ब्राइट स्टूडेंट, अब ट्रिक से अगर देखें तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया। फोकस ऑन वीक स्टूडेंट ओनली, और हाँ ये ओनली भी हमारा निगेटिव है, तो हमारा ये आंसर नहीं होगा। फोकस ऑन ब्राइट स्टूडेंट ओनली बिल्कुल नहीं होगा। फोकस ऑन एंटायर क्लास विद एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट स्टूडेंट, देखो यहाँ पर फोकस आया है, यहाँ पर फोकस आया और यहाँ पर फोकस, अब ये हमारा जब 3 एलिमिनेट हो गया तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। लेकिन यहाँ पर भी फोकस आया है, लेकिन कहाँ, एंटायर क्लास, पूरी क्लास पर फोकस कर रहा है, किसी एक पर फोकस नहीं कर रहा है। इसलिए यहाँ पर ध्यान ये भी देना है कि ये वर्ड कहना क्या चाह रहे हैं, विद एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट स्टूडेंट, ठीक है। अब हम अगर इसे कंसेप्ट क्लियर करें तो कैसे करेंगे। इग्नोर ब्राइट स्टूडेंट, देखिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ ब्राइट स्टूडेंट को फोकस करेंगे, ब्राइट स्टूडेंट को सॉरी इग्नोर करेंगे ब्राइट स्टूडेंट को, तो वो क्या करेगा, स्टूडेंट आपकी क्लास में आना बंद कर देगा और वहां से चला जाएगा, ठीक। फोकस ऑन वीक स्टूडेंट ओनली, अगर आप वीक स्टूडेंट पर ही फोकस करेंगे तब भी यहाँ पर बात एक ही कही जा रही है, तो ब्राइट स्टूडेंट को बुरा लगेगा और वो क्लास स्किप कर देगा। फोकस ऑन ब्राइट स्टूडेंट, अगर आप ब्राइट स्टूडेंट पर ओनली फोकस करेंगे तब यहाँ पर किसका नुकसान हो जाएगा, वीक का। एक तो वो ऑलरेडी वीक है और आप उनको और भी वीक बना रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन डी वैसे भी बचता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर कैन कीप बैक बेंचर्स अटेंटिव बाई, एक टीचर को कैसे बैक बेंचर्स का जो है ध्यान अपनी तरफ, वो एक टीचर है जो अपनी बैक बेंचर का ध्यान अपनी तरफ लाना चाह रहा है, तो वो उसको क्या करना चाहिए। स्कोल्डिंग वन ऑफ द बैक बेंचर्स, पीछे से एक जो बैक बेंचर्स है उसको किसी एक को उसमें से डांट दो, तो वो उसका ध्यान सबका उसकी तरफ हो जाएगा, कहना चाह रहा है। ऑप्शन बी है पनिशिंग वन ऑफ द बैक बेंचर, पनिशिंग कर दो किसी एक बच्चे को। ऑप्शन सी है फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन ऑन द बैक बेंचर्स, किसी से भी अचानक से कोई क्वेश्चन पूछ लो। और डी है इग्नोरिंग द बैक बेंचर्स। देखिए इसमें अब हम अगर एलिमिनेट करना चाहें ट्रिक से, तो हमारा स्कोल्डिंग क्या होगा, नेगेटिव वर्ड, और ये हमारा नहीं होगा, हम किसी को स्कोल्ड नहीं कर सकते। ट्रिक से सॉल्व करना है अगर, और इस कॉन्सेप्ट भी है, पनिशिंग अगर करेंगे तब भी हमारा आंसर नहीं, क्योंकि पनिशिंग नेगेटिव वर्ड है। फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन और टू द बैक बेंचर्स, ये हो सकता है। इग्नोरिंग द बैक बेंचर्स, ये भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें इग्नोर नहीं करते बच्चे को, किसी भी प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना चाहिए, मैं तो ये मानती हूँ वैसे। लेकिन मैं अपना मानना से कुछ नहीं होता, पर्सनल मानना इसमें तो बहुत दूर रखना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, ठीक है। जो हमारा कंसेप्ट होता है सब्जेक्ट का, उसमें उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। लेकिन वैसे भी इग्नोरिंग द बैक बेंचर्स ये एजुकेशन में जो है साइकोलॉजी में नेगेटिव वर्ड माना जाता है इसको, तो ये हमारा अब बचता है ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए अगर कंसेप्ट से इसको सॉल्व करते, स्कोल्डिंग वन ऑफ द बैक बेंचर्स मतलब क्या, डांटोगे, अगर किसी को एक को डांट दिया तो जरूर ये सबका ध्यान आपकी तरफ हो जाएगा। पनिशिंग वन ऑफ द बैक बेंचर, एक को आपने पनिश कर दिया तो कोई गारंटी नहीं कि सबका ध्यान आपकी तरफ होगा। फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन टू द बैक बेंचर्स, हाँ ये जरूर हो सकता है कि अगर बच्चों का ध्यान नहीं है और आपने अचानक से किसी से क्वेश्चन कर लिया एक बच्चे से, तो बाकी बच्चे ये सोचेंगे कि पता नहीं हमारा नंबर कब आ जाए, और वो आपको ध्यान से सुनने लगेंगे। ऑप्शन डी था इग्नोरिंग द बैक बेंचर, इग्नोर किया तो और वो हल्ला वो मचाने लगेंगे आपकी क्लास में। नेक्स्ट है Mr. William, a teacher of English, noticed that a few backbenchers in his fourth period have a tendency to start entire, ये यहाँ पर देखना है कि फोर्थ पीरियड की बात हो रही है। एंटायर earring start earring before the bell for recess rings, what should do the at this minor misbehavior। बताने की कोशिश हो रहा है कि एक टीचर है जो कि इंग्लिश के टीचर है। देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड देकर कंफ्यूज किया जाता है कि टीचर ऑफ इंग्लिश से मतलब नहीं है, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, मैथ का हो, क्या मतलब पड़ा है। बस यह है कि फोर्थ पीरियड है तो ये इंटरवेल के टाइम की बात चल रही है। हैव टेंडेंसी टू स्टार्ट, अगर वो जो है बेल बजने से पहले, जो इंटरवेल की बेल होती है उससे बजने से पहले क्या कुछ बच्चे क्या करते हैं, खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए। मैं सपोज करिए कि आप ही वो टीचर है, तो आप क्या करोगे। ही शुड गो टू द बैक ऑफ क्लासरूम एंड स्टैंड देयर टिल द बेल रिंग। आप क्या करोगे कि पहले एक क्लास के पीछे जाओगे और वहां से बच्चों को जो है खड़ा कर दोगे। क्या करोगे, स्टैंड देयर टिल द बेल रिंग, जब तक घंटी नहीं बजेगी खड़े रहो। ऑप्शन बी, he should make a stern face that communicate his disapproval to misbehaving backbenchers। C है, he should use hand signals to communicate to misbehaving backbenchers। ऑप्शन D, he should ask misbehaving backbencher to meet him in recess। मतलब आप क्या करोगे कि उसे बोलोगे कि ठीक है इंटरवल में मिलना। अरे भाई प्रॉब्लम अब हुई है तो इंटरवल में क्या करोगे, उसका इंटरवल में सॉल्व करोगे कि अच्छा ठीक है ये आप
ये करोगे कि अच्छा ये प्रॉब्लम आ जा गई, इसको मैं उस टाइम पे सॉल्व करूंगा, ये चीज तो नहीं होनी चाहिए, तुरंत उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। ही शुड यूज हैंड सिग्नल्स, हैंड सिग्नल से क्या, हैंड सिग्नल दोगे तो क्या ठीक हो जाएगा। ही शुड मेक ए स्टंट फेस दैट कम्युनिकेट हिज अप्रोप्रिएट मिसबिहेविंग, ये भी नहीं। ऑप्शन ए हमारा इसमें राइट आंसर है। क्यों, क्या इसका सबसे बढ़िया है कि आप पहले बैग में पीछे जाइए, उन बच्चों को वेल बजने तक खड़ा कर दीजिए। इससे क्या होगा, वो नेक्स्ट बार, उस दिन तो उन्होंने खा लिया, लेकिन नेक्स्ट बार वो आपकी क्लास में नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर इन्होंने देख लिया तो ये हमें खड़ा कर देंगे। थोड़ा बस सेंस लगाना है टीचिंग एप्टीट्यूड में, और कुछ नहीं है, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन सो सेंसिटिविटी टू द फिजिकल वर्ल्ड, क्या, फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, ध्यान देना इस वर्ड पे, विच इंक्लूड्स द बैलेंस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड इन्वायरमेंट। He is a keen observer of nature's elements, such as daily, seasonal, and cyclical changes. As a teacher or counselor, you would not suggest him which one of the following career option. मतलब एक बच्चा है जिसे फिजिकल वर्ल्ड में भी जो है वो अपना क्या करता है, सेंसिटिविटी दिखाता है, मतलब वो इंटरेस्टिंग है कि इसमें फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है, या आपने देखा है मैप ज्योग्राफी का, एक मैप आता है फिजिकल वर्ल्ड, और फिजिकल मैप आता है, और एक आता है पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में क्या होता है कि अलग अलग स्टेट का नाम होता है, अगर इंडिया के मैप है पॉलिटिकल मैप, तो उसमें सारे स्टेट दिए होंगे, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये सब दिए होंगे। फिजिकल मैप अगर देखा होगा इंडिया का, तो उसमें दे रखा होगा हिमालय, प्लेन, प्लेट्यू, और वेस्टर्न घाट, रिवर, तो ये होता है फिजिकल वर्ड, मतलब उसका फिजिकल दिखाना। तो फिजिकल वर्ड, ठीक है, वर्ड इसमें क्या आ जाता है, अर्थ का स्टडी आ जाता है, प्लेन, प्लेट्यू, एलेक्शन, और उसका एंटायर। क्लियर, और उसका प्लांट में भी है, और एनिमल्स और इन्वायरमेंट में वो क्या करता है, इंटरेस्टिंग। नेचर्स एलिमेंट्स सच डेली सीजनल साइक्लिकल चेंजेस, मतलब डेली सीजनल साइक्लिकल, तो इससे किससे रिलेटेड हो गया ये। अब देखो ऑप्शन पर आओ, इसमें इसे इसे इतने फील्ड में मजा आता है, तो आप क्या करोगे, उसे सजेस्ट करोगे जियोलॉजिस्ट बनना। जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो अर्थ का स्टडी करते हैं, जो अर्थ का खास तरीके से इंटायर एंटायर अर्थ का स्टडी करते हैं, तो बिल्कुल हम उसको इसमें सजेस्ट करेंगे, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में वो जो है उसकी दिलचस्पी है, तो हम इसको जर्नलिस्ट बनने के लिए बोल सकते हैं। हर्बेलोजिस्ट होता है जो कि प्लांट की स्टडी करता है, प्लांट की स्टडी करता है, उसको हर्बेलोजिस्ट बोला जाता है। तो यहाँ पर कहीं आया था, बिल्कुल आया था, प्लांट्स एनिमल्स में वो इंटरेस्टिंग है, तो हर्बेलोजिस्ट भी हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि अपना करियर इसमें बना लो। या फिर मेट्रियोलॉजिस्ट होता है जो कि मौसम का स्टडी करते हैं। मौसम मतलब जो मौसम होता है, सीजन होता है, उसका जो स्टडी करते हैं उसको मेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर आया था डेली सीजनल साइक्लिकल चेंजेस, हम इसका भी उसको सजेस्ट कर सकते हैं, हाँ ये भी बन सकते हो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग करियर ऑप्शन वुड नॉट, किसको हम सजेस्ट नहीं करेंगे कि ये नहीं बनना है, थेरेपिस्ट, क्या बचा, थेरेपिस्ट। थेरेपिस्ट क्या होता है, थेरेपी देना, तो हम इसको सजेस्ट नहीं करेंगे कि तुम ये बोलो। नेक्स्ट है, इफ ए स्टूडेंट कॉल्स यू ऑन योर मोबाइल लेट एट नाइट, यू वुड, एक बच्चा है आपको लेट नाइट जो है कॉल कर रहा है, तब आप क्या करोगे, स्विच ऑफ द मोबाइल, अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लोगे। ऑप्शन बी, अटेंड द कॉल एंड लेटर एक्सप्लेन हिम द एप्रोप्रिएट टाइम टू कॉल, उसको जो है कॉल को रिसीव करेंगे और उसको बोलेंगे कि ये टाइम एप्रोप्रिएट नहीं है तुम्हारे कॉल करने का। ऑप्शन सी है, आस्क समवन एल्स टू अटेंड द कॉल, किसी से बोलेंगे कॉल रिसीव कर लो। ऑप्शन डी, इग्नोर द मोबाइल लिंक, इग्नोर ही कर देंगे मोबाइल लिंक को। देखिए इसमें इग्नोर तो नहीं कर सकते, प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं कर सकते, पहली बात तो ऑप्शन को एलिमिनेट करिए। आस्क समवन एल्स टू अटेंड द कॉल, मोबाइल आपका है तो आपको ये अटेंड करना है, ठीक, वो आपको कॉल करना चाह रहा है तो आप उसे टाल के सकते हो। अटेंड द कॉल एंड लेटर एक्सप्लेन हिम द एप्रोप्रिएट टाइम टू कॉल, ये देखते हैं अभी, ऑप्शन बी हो सकता है। ऑप्शन ए आता है, स्विच ऑफ द मोबाइल, हमें क्या कर देना, मोबाइल स्विच ऑफ कर देना। क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कि आज आप मोबाइल स्विच ऑफ करोगे, कल को भी करोगे, परसों को भी करोगे, फिर नेक्स्ट डे यही चलता रहेगा। और अगर वो दिन में भी करने लगा, रात में भी कर रहा है, दिन में भी कर रहा है, तब आप हमेशा अपना मोबाइल ऑफ रखेंगे, नहीं, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हुआ। आज ऑफ कर लोगे, वो कल को कर लेगा। अब बचा है ऑप्शन नंबर बी, तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट है। अटेंड द कॉल एंड लेटर एक्सप्लेन हिम द एप्रोप्रिएट टाइम टू कॉल,
पहले उनको हम अटेंड करेंगे, अटेंड करने के बाद में उसको बोलेंगे, प्यार से समझाएंगे, बेटा ये जो है आपका टाइम कॉल करने का नहीं है, ठीक, तो उसे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, a teacher who is incapable in sustaining the attention of her students should, एक कैप में इनकेपेबल है सस्टेनिंग द अटेंशन, बच्चा जो जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट का अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए, ध्यान मतलब अपनी तरफ खींचने के लिए क्या है, वो इनकेपेबल है, मतलब वो नहीं अपने स्टूडेंट का ध्यान अपनी तरफ कर पा रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? स्विच टू डिक्टेटिंग नोट्स, ऑप्शन बी डिस्ट्रीब्यूट हैंड डाउट्स, ऑप्शन सी चेंज हर क्लास, या ऑप्शन डी इवेलुएट एंड चेंज हर टीचिंग मेथड अकॉर्डिंगली। देखो, अगर आप पहले की बात करूं कि एक बच्चा है, जब क्लास में बच्चे हैं जो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपको स्विच टू डिक्टेटिंग नोट्स, नहीं, नोट्स हमारा नेगेटिव वर्ड है, नोट्स से हम काम नहीं चलाएंगे, यहाँ पर बच्चे और आवारागर्दी करेंगे, क्योंकि बाद में तो नोट्स उनको मिल ही जाने। डिस्ट्रीब्यूट हैंड डाउट्स, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हैंड डाउट्स अगर आपने दे दिए मतलब और नोट्स उनको दे दिए, तो बच्चा आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उसको लगेगा पढ़ने से क्या फायदा, बाद में तो नोट्स मिल ही जाएंगे। चेंज हर क्लास, अगर आप अपना क्लास चेंज कर देंगे, अगर आप अपना क्लास चेंज कर देंगे, तो जरूरी है कि आपने जो क्लास में आप गए हो तो वहां पर सब कुछ सही है, अगर वहां पर आपको कुछ गड़बड़ी लगती है तो वहां पर भी आप चेंज करोगे, फिर आप यही लाइफ लाइफ चलता रहेगा आपकी कि मतलब चेंज हर क्लास, क्लास 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 क्लास, ठीक है, यही चलता रहेगा। क्या ये क्लास में प्रॉब्लम आ गई, इसको छोड़ो, नेक्स्ट पकड़ो, नेक्स्ट में प्रॉब्लम आ गई, इसको छोड़ो, दूसरी पकड़ो, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, इवेलुएट एंड चेंज हर टीचिंग मेथड अकॉर्डिंगली, बिल्कुल हमें इवेलुएट करना है कि अगर बच्चा हमारी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा है तो इसमें हमारी जरूर कोई कमी रही होगी, कमी है, उसको इवेलुएट करिए क्या कमी है, चेंज करिए हर टीचिंग मेथड अकॉर्डिंगली, उनके अकॉर्डिंग, कि वो बच्चे कैसे समझ पाएंगे, क्या कैसे हम उनको बताएं जो बच्चा हमारी तरफ ध्यान दे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, देखिए अपने आप को एक ऐसा टीचर बनाना है, आइडियल, आइडियल भी कैसा, जो उसी जो बच्चे की प्रॉब्लम है तुरंत सॉल्व करता है। ऑप्शन क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू आर अनेबल टू आंसर ए क्वेश्चन आस्क्ड बाय द स्टूडेंट व्हाट विल यू डू, अगर एक बच्चा है जो आप एक बच्चे ने आपसे क्वेश्चन पूछा और आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए, तब आप क्या करेंगे? कंफ्यूज हिम हर बाय रॉन्ग आंसर, उसको कंफ्यूज करेंगे रॉन्ग आंसर देके। ऑप्शन नंबर बी, विल से दैट द क्वेश्चन इज इलॉजिकल, आपका क्वेश्चन इलॉजिकल है इसलिए मैं आंसर नहीं दूंगा या दूंगी। ऑप्शन सी, फाइंड और द आंसर लेटर एंड टेल द स्टूडेंट, फाइंड आउट है ये, फाइंड आउट द आंसर लेटर एंड टेल द स्टूडेंट, अब क्वेश्चन को बाद में फाइंड आंसर को बाद में फाइंड करेंगे और फिर उसको बताएंगे। ऑप्शन डी, आस्क द स्टूडेंट्स बेस्ट फ्रेंड टू फाइंड आंसर, स्टूडेंट से बोलेंगे कि बेस्ट फ्रेंड से अपना आंसर पूछ लो। तो देखो यहाँ पर हमारा एलिमिनेट कैसे हो जाएगा, बहुत इजीली हमारा क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाएगा। कंफ्यूज हिम, और कंफ्यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कर सकते, अगर एक बार आपने कंफ्यूज किया तो उसका भरोसा उठ जाएगा और फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, पड़ोसियों से भी बोल देगा कि इनसे आंसर मत पूछना, क्वेश्चन ये गलत बताते हैं। ऑप्शन बी, विल से दैट द क्वेश्चन इज इलॉजिकल, देखिए हम बच्चे को नहीं गलत मानते, नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत या जो साइकोलॉजी क्या कहती है कि हम बच्चे को गलत नहीं मान सकते, अगर वो बच्चा कुछ भी पूछ रहा है तो वो लॉजिकली पूछ रहा है, जितना उसको आता है उसके अकॉर्डिंग उसको पूछ रहा है। फाइंड आउट द आंसर लेटर एंड टेल द स्टूडेंट, या भी इसको हम होल्ड रखेंगे और नेक्स्ट पे आते हैं, आस्क द स्टूडेंट बेस्ट फ्रेंड टू फाइंड आंसर, अगर उसको बाय बेस्ट फ्रेंड से ही आंसर फाइंड करवाना था तो आप क्लास में क्या कर रहे हैं, आप क्लास में क्या कर रहे हैं, अगर आप बेस्ट फ्रेंड से उसको आंसर कर रहे हैं, आपसे पूछा है ना, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको आंसर करें। ऑप्शन नंबर डी हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इजीली हो गया। कैसे, समझ में आया? आपसे पूछा है, आप ही बताओगे, और एक अच्छे टीचर की निशानी होती है, हमेशा याद रखना कि अगर कोई बच्चा है आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और आपसे वो क्वेश्चन नहीं आता है, तो आपको क्या चाहिए कि आप उसको ये नहीं बताएं, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं है, कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जिसको 100% आता है, तो हर टीचर कुछ न कुछ जो है सीखते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, परफेक्ट कोई नहीं होता, सब चीजें सबको नहीं आती हैं, तो आपको क्या चाहिए, अगर स्टूडेंट ने पूछा है तो आपको ये नहीं समझ कि मेरा जो है ईगो हर्ट हो गया कि मैं एक टीचर होते हुए इसका आंसर नहीं बता पाया, जरूर हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो जो नहीं आंसर आता हो आपसे, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको बाद में आंसर बताएं फाइंड करके, लेकिन बता जरूर दें। नेक्स्ट है, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू बी जज इन टर्म्स ऑफ, इफेक्टिवनेस जो है टीचिंग का वो किससे जज कर सकते हैं?
ऑप्शन ए लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट सीखने के बाद में अपना आउटकम देते हैं, आउटपुट जो देते हैं, उससे हमारा पता चल सकता है कि टीचिंग कितनी इफेक्टिव हुई। अगर बच्चा जो है आउटपुट नहीं दे रहा है तो जाहिर सी बात है उसने नहीं सीखा है। अब नेक्स्ट उस पर आते हैं ऑप्शन पे पहले। अटेंडेंस टू स्टूडेंट, अटेंडेंस है स्टूडेंट की, मतलब पूरे साल वो कितना आया है कितना नहीं आया उससे हम देख लेंगे। अगर वो पूरे साल अच्छे से आया है तो हमें देखिए टीचिंग इफेक्टिव है, नहीं आया तो टीचिंग इफेक्टिव नहीं है, बताने की कोशिश करता है। परफॉर्मेंस स्टूडेंट इन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, या फिर ऑप्शन डी एक्सटेंट ऑफ टीचिंग एड्स यूज बाई टीचर। देखिए ऑप्शन डी को तो मैं यही एलिमिनेट कर दूंगी, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ टीचिंग एड्स यूज बाय टीचर अगर डिफरेंट डिफरेंट अपने टीचिंग एड्स यूज कर रहा है तो इससे टीचिंग इफेक्टिवनेस कोई गारंटी नहीं है कि होगा, क्योंकि आज फिर से ये दौर चल रहा है कि इसमें ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, कंप्यूटर से मोबाइल से सब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो फिर भी हो हल्ला मच रहा है कि नहीं ऑफलाइन कोचिंग स्कूल खोले जाएं। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव नहीं है ये एड्स, टीचिंग एड्स इफेक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि टीचर आमने सामने इंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहा है। तो इससे ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर टीचर टीचिंग एड्स यूज कर रहे हैं बहुत सारे तो वो टीचिंग इफेक्टिव है। परफॉर्मेंस स्टूडेंट एक्स्ट्रा करिकुलम, वही एक्स्ट्रा करिकुलम की तो बात ही नहीं आ रही है इसमें। इसमें बात आ रही है इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। टीचिंग मतलब लर्निंग, लर्निंग का मतलब सीखा कितना बच्चे ने क्लास के अंदर, ठीक, वो बाहर क्या कर रहा है क्या हमें इससे मतलब नहीं है। अटेंडेंस टू स्टूडेंट, अटेंडेंस टू स्टूडेंट, और जरूरी नहीं है कि अगर बच्चे का पूरा साल वो आया है तो उसने इफेक्टिव टीचिंग जो है बहुत इफेक्टिव रही है, उसने बहुत अच्छे से सीखा है। हो सकता है पेरेंट्स के डर से वो स्कूल रेगुलर आ रहा हो, या एलिमिनेट कर देंगे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बचता है अच्छे से लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट। बिल्कुल ये एक निशानी होती है कि कितना इफेक्टिव हुआ है हमारा टीचिंग। इससे हम जान सकते हैं कि बच्चे ने आउटपुट कितना दिया, बच्चे को आउटपुट कितना दिया है। अगर 100 में से 80 क्वेश्चन करके आया, आउटपुट बोलेंगे बहुत अच्छा, लेकिन 100 में से अगर 20 क्वेश्चन करके आया है, इसका मतलब टीचिंग इफेक्टिव नहीं हुई है। अब ये तो नहीं बोलेंगे कि एक बच्चा अपने एग्जाम में अच्छा नहीं करके आया तो वो टीचिंग इफेक्टिव नहीं हुई, क्योंकि हो सकता है कि जो है बच्चे को कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से समझ में नहीं आया, उसमें टीचर का रोल नहीं भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन स्टूडेंट इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लासरूम फॉर ए लॉन्ग टाइम। एक बच्चा है जो आपकी क्लास से बहुत लंबे समय से जो है एब्सेंट चल रहा है, तो आप क्या करोगे? एक टीचर, एज ए टीचर आप क्या करोगे? ऑप्शन नंबर ए, यू विल ट्राई टू नो द रीजन ऑफ हिज एब्सेंस, उसका रीजन जानने की कोशिश करेंगे कि वो एब्सेंट क्यों है। ऑप्शन बी, यू विल रिमेन इनडिफरेंट टू दैट। ऑप्शन सी, यू विल सेंड ए वार्निंग लेटर टू हिम, या ऑप्शन डी, यू विल कंप्लेन टू द प्रिंसिपल। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी को तो यही एलिमिनेट करिए। प्रिंसिपल का क्या रोल है? अगर बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है तो ऐसा तो नहीं ना बच्चा प्रिंसिपल ने घर जाके बोल दिया तुम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजोगे, तो प्रिंसिपल का कोई मतलब नहीं है। कंप्लेन आप प्रिंसिपल से कर भी दोगे तो ऐसा नहीं है कि बच्चा आ जाएगा, गारंटी है कि हाँ प्रिंसिपल उसका हाथ पकड़ के लाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट। यू विल सेंड ए वार्निंग लेटर टू हिम, क्या आपको लगता है कि एक बच्चे के पास अगर वार्निंग लेटर भेजेंगे तो बच्चे पर कोई असर होगा? एलिमिनेट हो जाएगा। आप किसकी बात कर रहे हैं? एक 12th तक के लेवल के बच्चे की बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि बीएड करने के बाद में जो है 12th लेवल तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो हम यहाँ उन्हीं बच्चों को ध्यान में रख के पढ़ाएंगे। हालांकि उससे ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनको वार्निंग लेटर दिया जा सकता है, लेकिन हम 12th से नीचे नीचे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वार्निंग लेटर देके बच्चे का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे आप। ऑप्शन नंबर बी है यू विल रिमेन इनडिफरेंट टू दैट, नहीं मुझे ये भी ठीक नहीं लग रहा है। ऑप्शन नंबर ए, अच्छा यहाँ पर लगेगा आपको ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, पहले ए को देखें। यू विल ट्राई टू नो द रीजन ऑफ हिज एब्सेंस, बिल्कुल पहले आप ये जानने की कोशिश करिए कि आखिर क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है जिससे बच्चा नहीं आ पा रहा है, क्या रीजन है। ऐसा हो सकता है उसके घर पर कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, उसके पेरेंट्स में से कोई एक्सपायर हो गया हो, ये कुछ हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि बच्चे के साथ ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो सकता है, इसलिए वो लंबे टाइम से आपके स्कूल में नहीं आ रहा है। तो आपको ये रीजन फाइंड करना होगा कि आखिर बच्चा जो है स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट। जब आप प्रॉब्लम जान लेंगे तो उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, और बच्चा आए नहीं आए तो बात की बात है, आप ये जान पाएंगे क्यों नहीं आ रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एटीट्यूड ऑफ ए टीचर टुवर्ड्स स्टूडेंट। कौन सा जो है एटीट्यूड करेक्ट होता है टीचर का होना चाहिए ऐसे भी? सुपरमेसी, ऑप्शन बी सिंपैथेटिक, नंबर सी आउट स्पोकन, या नंबर डी बी इंटॉलरेंट। देखिए सुपरमेसी होता है हिटलर टाइप। हिटलर सुने हैं? हिटलर, हिटलर मतलब मैं ही हूँ, ठीक है, बाकी कोई नहीं, बस मैं ही हूँ और मैं ही हूँ। जो मैंने कह दिया वो मैंने कह दिया। मैंने कह दिया कि आज ये पढ़ना है तो ये पढ़ना है, आज मैंने कह दिया आज इंटरवल नहीं होना है तो नहीं होना है, आज मैंने कह दिया कि आज आपका जो है क्या बोलते हैं गेम स्पोर्ट्स का जो पीरियड है वो मिस होगा, मतलब हम नहीं कराएंगे तो नहीं कराएंगे। सुपरमेसी है, मतलब टीचर का चलेगा।
टीचर जो बोलेगा, टीचर यहाँ पर एक हिटलर की तरह है, जो उसने कह दिया वो कह दिया। ऑप्शन बी है सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक होता है बहुत ही सिंपैथी दिखाना बच्चों को। मतलब अगर किसी बच्चे ने कह दिया कि किसी कोई एग्जाम में बच्चा बैठा है और उसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आपने अगर आप सिंपैथेटिक टीचर हैं तो आप क्या करेंगे, उसे उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ये जानते हुए कि बेकार में बच्चा फेल होगा। आप वहां पर क्वेश्चन उसका सॉल्व कर देंगे, ये हो गया सिंपैथेटिक, सिंपैथी दिखाना उसका। ठीक है, अगर बच्चा जो है काफी दिनों कल कई सारी छुट्टी उसने कर ली और आपको पता चलता है कि इसकी अटेंडेंस शॉर्ट हो रही है, तो आपने, अगर आप सिंपैथेटिक टीचर हैं तो आपकी अटेंडेंस आप उसकी लगा देंगे, ये जाने बगैर कि वो क्यों नहीं आ रहा है। और उसने आके बोला, कोई बहानेबाजी कर दी कि मैम ये था वो था, तो आपने उसका अटेंडेंस लगा दिया, ये हो गया सिंपैथेटिक। ठीक है, ऑप्शन सी आउट स्पोकन, मतलब मुखर है, जो कुछ भी बोलना है बोल दिया। ऑप्शन डी बीइंग टॉलरेंट। बीइंग टॉलरेंट होता है कि मतलब नहीं, अगर मतलब अपनी बात तो बोल रही है लेकिन सामने वाले की भी बात नहीं काटती है। कुछ होते हैं ना कि बस अपनी अपनी बोले जाते हैं, किसी की नहीं सुनते, तो ये नहीं ऐसा होता। अगर मैंने बोला कोई बात और आपको वो पसंद नहीं आई, तो आप अगर बीइंग टॉलरेंट हैं टीचर, तो आप क्या करेंगे, ठीक है मैं भी ठीक हूँ आप भी ठीक हो ना, मैं आपकी बात काट रही हूँ ना आप मेरी बात काटो, दोनों ठीक है। ठीक है, आप भले से ही उसकी बात से एग्री ना हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप गलत हैं। तो ये होता है बीइंग टॉलरेंट। तो यहाँ पर जो है सुपरमेसी नहीं हो सकता, हिटलर टीचर नहीं हो सकता, सिंपैथेटिक नहीं होगा। इससे अगर सिंपैथी आपने दिखाई तो बच्चा बिगड़ जाएगा, और अगर सुपरमेसी है तो फालतू में बच्चों को आप जो है फाउंडेशन में रखेंगे। ऑप्शन सी है आउट स्पोकन, कुछ भी बोल दिया, नहीं नुकसान हो जाएगा बच्चे के लिए भी। बीइंग टॉलरेंट मतलब हाँ, कि आपने अपनी बात तो बोली और दूसरे की बात से भी इत्तेफाक रखा, हालांकि आप एग्री नहीं हो उस बात से जो उसने बोला, लेकिन आप उसे काटेंगे नहीं। ठीक है, अब दूसरे की बात की रेस्पेक्ट करना, दूसरे की रेस्पेक्ट करना, ये हो गया बीइंग टॉलरेंट। देखिए यहाँ पर हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड जो है यूनिट कंप्लीट होता है। 13 क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था, 13 क्वेश्चन, और बाकी के रेस्ट जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो हमने इस वीडियो में देख लिए। तो गाइज आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आप उसको जो है आप देख पाएं। और ये बहुत हेल्पफुल है ये एमयू बीएड के लिए, क्योंकि मैंने देखा है कि एमयू अपने क्वेश्चन को रिपीट करता है, मैंने भी कई सारे एंट्रेंस एमयू को दिए हुए हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। आप अपनी जो भी कंसेप्ट आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं तो आप उससे पढ़िए और ये क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। और मेरी एक वीडियो आएगी जिसमें कुछ बच्चों ने पूछा है कि हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो जल्दी ही मैं इस पर वीडियो लेकर आऊंगी। तब तक के लिए मैं आपसे जो है रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।